मैं रिपीट करता रहा हूं एक ही बात को, लेकिन स्टूडेंट्स मेरी बात को नहीं मानता। मैं बार बार आपसे कहता आ रहा था कि जब भी आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए। ये मोटी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। बेसिकली आज का जो पूरा की पूरा पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, अगर आप उसको देखेंगे तो वो पूरा की पूरा 11वीं और 12वीं की किताब में से था। एमएससी के अंदर उसने जो मेन टॉपिक पकड़ा था, आज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पकड़े थे, कार्बेट धात्विक यौगिक पकड़ा था, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं 11th 12th से रिलेटेड ही थे। बिल्कुल साधारण पेपर था, लेकिन स्टूडेंट्स ने जबरदस्त तरीके से मिस्टेक्स की है। फिर पुनः एक बार 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 आपसे यही कहूंगा, अब आपको जब भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है या अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो कम से कम इन 4 चैप्टरों को कई कई बार पढ़ के जाए। नंबर एक सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर फिर वही क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। बस अंतर इतना है कि जो एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट दे रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए भौतिक अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। वैसा की वैसा दूध, वो की वही इमल्सन का एग्जाम्पल्स आपसे पूछा गया, वो की वही उसका फेवरेट चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु से खूब क्वेश्चन पूछे गए। वही एनसीईआरटी से केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, जो मैं बार बार कहता हूं, वही बार बार आपके पॉलीमर्स के क्वेश्चन। यहां तक कि जिसने एनसीईआरटी की 11th क्लास की किताब पढ़ रखी है, ये तो बड़ा आश्चर्य था उसमें कि ऐसे की ऐसे यहां 11th क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो एलसीओ मेथड दिया हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। बिल्कुल हूबहू उसने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से पूछे। अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी की जो किताब है, जो राजस्थान बोर्ड में चलने वाली किताब है, वो केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो जो 4-5 चैप्टर में बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, चाहे आप इलेक्ट्रो छोड़ दो, चाहे आप थर्मो छोड़ दो, लेकिन दैनिक जीवन में रसायन जरूर पढ़ना है। आपको बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़ना ही है, बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़ना है। आज भी उसने 5-6 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के दिए जो डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड की बुक में से थे, उसकी एक एक लाइनें थी। वही उसने पॉलीमर में से आपसे क्वेश्चन पूछा। मैं इस पेपर को आज या कल में सॉल्व कराऊंगा, तो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा पेपर 11वीं और 12वीं की किताब में से, कहीं आवश्यकता नहीं है मोटी मोटी किताबों में पढ़ने की। तो बार बार आपको एक ही बात, 11th 12th की किताब प्लस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, वही आधार था। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का आधार था। साथ ही साथ उसने आपसे क्या पूछा, साथ ही साथ साधारण चीजें आपसे पूछता है। कल मैंने आपको करीबन करीबन कहां तक क्वेश्चंस, शायद 50 तक बता दिए थे। तो बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और आप भी आंसर्स को देने की कोशिश करें। यहां से चलेगा 50 तक। कल आपको बता दिया था कि इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। तो आप सबको पता है जो CO2 अणु है उसके अंदर कार्बन पर sp संकरण है और उसकी आकृति यहां पर रेखीय है। एक जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर 1 होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो जब आप इस पेपर को वापस अगले राउंड में करने की कोशिश करें तो कॉपी को सामने रखते हुए SO2 का एग्जाम्पल देखें कि SO2 में कौन सा है, टिन के ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल देखें, NO2 का एग्जाम्पल देखें कि सर ने इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको ही क्यों किया। CO2 अणु रेखीय अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन, इन तीनों के अंदर आपसे नाइट्रोजन पर संकरण पूछा जा रहा है। अब आप सबको पता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन हमेशा जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो केंद्रीय परमाणु पर होगा।
नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4। ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। ये ऑक्सीजन भी कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से, NO2+। और NO2+ में आपको दिख रहा होगा इस नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 और 1 2, सिग्मा बॉन्डों की संख्या 2, और आपको पता है लॉन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर 2 आएगा, और स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो संकरण कौन सा होगा? sp। यानी आंसर 3rd गलत हो गया, आंसर 4 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आंसर 1st और 2nd में से होगा। नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के साथ आपको पता है यहां 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। यहां 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, NO3-। अब NO3- कैसे बनेगा वो देख लें। NO3- की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबको NO2- की स्ट्रक्चर पता है। NO2- की स्ट्रक्चर ये है, ये NO2- की स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, और जो साधारण ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा। इसके बाद अब आपको पता है इस NO2- के साथ जब ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? NO3-। NO3- की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये जो NO2- है इसके पास ये ऑक्सीजन इस तरीके से आएगा। अब आप सबको पता है इस ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो पहले की बुकें तो क्या करती थी? यहां उपसहसूचक बंद बना देती थी, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। आजकल की बुकें क्या करती हैं कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके ऊपर आप सबको पता है प्लस चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर कैसा? -चार्ज, और ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है। समझ में आ गया होगा? ये स्ट्रक्चर आपके नाइट्रेट आयन की है, और दिख रहा है इस समय इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए इस समय नाइट्रेट आयन पर जो संकरण निकलेगा वो आपका कौन सा संकरण निकलेगा? sp2। इसीलिए NO2+ में नाइट्रोजन पर sp, नाइट्रेट आयन में sp2, और अमोनियम आयन में आपको पता है नाइट्रोजन पर कौन सा संकरण है? sp3। कैसे है सोच सकते हैं। नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 1 चला गया, 4 रह गए, और उन चारों के साथ 4 हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, इसीलिए इस समय इसके ऊपर संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, फाजांस के नियम के ऊपर बेस्ड है कि सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होंगे। तो यहां फाजांस का नियम आप सबको पता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसके अंदर उतने ज्यादा सहसंयोजक लक्षण होंगे। यहां भी Ag+ है, यहां भी Ag+ है, यहां भी Ag+ है, और यहां भी Ag+ है। फ्लोराइड से साइज में बड़ा क्लोराइड, क्लोराइड से साइज में बड़ा ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड से साइज में बड़ा आयोडाइड। याद करेंगे फाजांस का नियम। फाजांस का नियम यह कहता है कि धनायन का आकार जितना छोटा हो, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, धनायन ऋणायन को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, और उतने ज्यादा उसके अंदर कौन से लक्षण आएंगे? सहसंयोजक। इसीलिए 52 का आंसर क्या रहा? 4 रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सा अणु है जो V आकार का नहीं है। अब आप सबको पता है SO2 सल्फर की बैलेंस सेल में अपन को सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा, 2 सिग्मा बंद, 1 जोड़ी लॉन पेयर, टोटल 3। संकरण कौन सा होगा? sp2। और जब sp2 संकरण हो केंद्रीय परमाणु पर, और अगर 1 जोड़ी लॉन पेयर है तो उसकी शेप कोणीय या V शेप है। SnCl2 10 आप सबको पता है कार्बन परिवार में आएगा। काशी गए शंकर प्रभु। क्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल। ये क्लोरीन भी कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल। वही इसकी शेप भी कैसी होगी? V शेप, क्योंकि संकरण कौन सा है? sp2, और sp2 के साथ 1 जोड़ी इस पर क्या है? लॉन पेयर। वाटर सबको पता है पानी की शेप कोणीय या V शेप होती है, और पानी पर संकरण sp3 है। BeS2 लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम की बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा। यहां पर सिग्मा बंधों की संख्या 2 होगी, इसीलिए यहां पर जो संकरण निकलेगा वो कौन सा संकरण निकलेगा? sp संकरण निकलेगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण किसमें होंगे? अभी अभी मैंने बताया कि धनायन का आकार अगर छोटा हो और ऋणायन का आकार अगर बड़ा हो तो उसमें सहसंयोजक लक्षण होता है।
आयनिक लक्षण के लिए जस्ट उल्टी बात आ जाती है कि धनायन का आकार तो बड़ा होना चाहिए और ऋणायन का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा। यहां भी धनायन, यहां ऋणायन 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 तो चारों में कांस्टेंट है, लेकिन Li+ से बड़ा साइज में Na+ से बड़ा K+, और K+ से बड़ा कौन, सीजियम+। इसीलिए सबसे ज्यादा जो आयनिक लक्षण होंगे वो किस में होंगे, सीजियम फ्लोराइड में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्फेट की विलेयता पानी में अधिकतम है? अच्छे से याद कर लें इसको। सेकेंड वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। इस लाइन को अच्छी तरह से याद कर लें, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है। सेकेंड वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण बेरियम सल्फेट में है, तो ये पानी में सबसे ज्यादा घुलना चाहिए, लेकिन सेकेंड वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, और सबसे ज्यादा यहां जो विलेय है वो आपका कौन है, बेरिलियम सल्फेट है। अब क्वेश्चन में यही पूछा है सबसे ज्यादा विलेयता किसकी है। यहां आपसे पूछा गया है कि ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो मैंने आपसे कहा था ओवरलैपिंग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक होता है एन का मान। एन का मान जितना कम होगा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, लेकिन यहां एन के मान सबके लिए बराबर है। यहां ओवरलैपिंग एस एस के बीच में हो रही है, यहां ओवरलैपिंग पीपी के बीच में हो रही है, और यहां ओवरलैपिंग पी और एस के बीच में हो रही है। केमिकल बॉन्डिंग जब आपको पढ़ाया तब आपको बताया था कि जो ओवरलैपिंग है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है, वो सबसे पहले डिपेंड करती है एन के मान पर, क्योंकि एन का मान तो सबके लिए कांस्टेंट है। सेकंड नंबर वो इस बात पर डिपेंड करती है कक्षकों की दिशात्मक गुण पर। तो सबसे ज्यादा दिशात्मक आपको दिख रहा होगा पीपी, देन कौन आएगा, पी और एस, और सबसे कम जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके अंदर होगी, एसएस में। पीपी हमें पता है दिशात्मक होते हैं, पी दिशात्मक है, एस अदिशात्मक है, और एस और एस दोनों ही कैसे हैं, अदिशात्मक है। ओवरलैपिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी डायरेक्शनल नेचर कैसी है। जितनी ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होती है ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। ओजोन अणु की स्ट्रक्चर पूछी गई। ओजोन अणु का ये वाला क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट पर है। अब आप सबको पता है ये O2 अणु है, ये इसके पास ऑक्सीजन आया। पुरानी बुक्स में क्या होता था, यहां पर इनके बीच में इस तरीके से उपसहसंयोजक बंध बना दिया जाता था। समझ में आ गई बात? तो सीधी सी बात है, सिग्मा बंध एक और एक दो सिग्मा, और एक बंध कैसा है, पाई। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ओजोन की। ओजोन में 2 सिग्मा और एक क्या है, पाई बंध है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। He2 का बंध क्रम 1 होता है, बिल्कुल गलत है। आपको पता है हीलियम हीलियम के बीच में तो किसी भी तरीके का बॉन्ड होता ही नहीं है, क्योंकि He2 अणु बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके अंदर ए आ रहा है वो गलत हो गए। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, सेकंड, बी, सी और डी सही होंगे। H2+ का बंध क्रम कैसे निकालेंगे, आपको पहले ही बता चुका। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है Nb - Na/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे। H2+ में एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है जो बॉन्डिंग में जाएगा, 1 - 0/2, इसका बंध क्रम 0.5। H2 का बंध क्रम 1 आएगा और O2+ का बंध क्रम कितना आएगा, 2.5। ये सारी चीजें आपको कॉपियों में लिखा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार आपको ऐसे अणु की आकृति बतानी है यदि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। वापस देखें, वेस्पर थ्योरी के अनुरूप अणु की संभावित आकृति क्या होगी यदि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। देखें, लॉन पेयर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। कहने का मतलब यह है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे हम मीथेन की बात करें तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखें, एक येरा पेयर, एक येरा पेयर, एक येरा पेयर और एक येरा पेयर। यह कह रहा है कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार आपको उस अणु की संभावित स्ट्रक्चर बतानी है जिसके अंदर केंद्रीय परमाणु के पास 4 बॉन्ड पेयर है। यहां इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 4 बॉन्ड पेयर है, और 4 बॉन्ड पेयर का मतलब आपको पता है sp3 संकरण, और sp3 संकरण जब होगा तो आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की होगी।
अगला क्वेश्चन, अणु के केंद्रीय परमाणु पर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो उस अणु की आकृति क्या होगी? यहां स्पष्ट दिख रहा है बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो स्टेरिक नंबर 5 हो गया। और स्टेरिक नंबर जब 5 होता है तो आपको पता है संकरण कौन सा होता है? sp3d संकरण होता है। sp3d संकरण में हमें पता है अगर 5 बॉन्ड पेयर रहते हैं तो जो शेप होती है उसका नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अगर मान के चलो मैं आपसे कहूं 5 बॉन्ड पेयर हो, लेकिन दूसरी कंडीशन यह है 4 बॉन्ड पेयर हो, तो इस तरीके से याद करें शेप बनती है के शेप। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो इस तरीके से, यानी लोन पेयर आप यहां लगाएंगे तो आपको पता है जो शेप है वो कैसी बनती है? टी शेप। sp3d संकरण के अंदर अगर 5 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये वाला क्वेश्चन आज फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, वही SF4। इनमें से ढेकुली शेप किसकी है क्वेश्चन आया था। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर हो तो शेप ढेकुली, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो तो आपको पता है शेप कैसी होती है? टी शेप। अगला क्वेश्चन, जो sp3d संकरण है उसके अंदर जो d पार्टिसिपेट करता है वो पहले ही आपको बता चुका, d कौन सा पार्टिसिपेट करता है? dz² पार्टिसिपेट करता है। इनमें से कौन सा सुमेलित है? अभी अभी आपको बताया नाइट्रेट आयन, इसकी आकृति तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड मतलब नाइट्रेट आयन अभी अभी अपन ने बनाया था। sp2 संकरण आकृति त्रिभुजीय समतल। नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन आपको पता है शेप कोणीय या वी शेप। ओजोन अणु की जो आकृति है वो कैसी होती है? वी शेप। कार्बोनेट आयन आज पूछा भी गया कि कार्बोनेट आयन में कितना बंध क्रम होता है। अब आप सबको कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर है और इसमें जो संकरण है वो दिख रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड है, संकरण sp2 होगा तो इसकी शेप त्रिभुजीय समतल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। देखिए मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि आज का जो पेपर था वो टोटल मैं आपसे कहूं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड था। तो मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि आप कम से कम इस एनसीईआरटी को याद करें। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपसे पूछूं, उसने पूछा था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मिलेगी? ये की लाइन थी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये की लाइन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में थी। जैसे मैं आपसे बात करूं इसी तरीके से उसने आज क्वेश्चंस के अंदर ये एलसीओ मेथड पूछे थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे, हूबहू यही लाइन थी कि कौन सा स्टेटमेंट एलसीओ मेथड के लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस वही आपसे SF4 अणु पूछा था कि SF4 जो अणु है उसकी शेप किस तरह की होती है। ये वाला एग्जांपल आया था, ये वाला जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला, इनमें से ढेकुली शेप किसकी होती है? SF4 ऐसा कि ऐसा एग्जांपल था। मतलब बड़ा अजीब लगा कि हूबहू ये क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे पूछा था कि जो कार्बोनेट आयन है इसका बंध क्रम कितना होता है। पूरी एनसीईआरटी उसने पूछी। जैसे फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मल चार्ज पर क्वेश्चन बनता है, तो फॉर्मल चार्ज जैसे मुझे इस ऑक्सीजन पर निकालना है, तो जब भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखें अष्टक नियम की पालना होती है। 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 8। फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिस पर भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर आपको क्या करना है, ये जो लॉन पेयर है वो आपको गिनने हैं, माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो माइनस कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि यहां पर कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 6। माइनस हाफ इंटू जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका आपको क्या करना है? हाफ करना है, या जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका आपको क्या करना है? हाफ। और यहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 6 में से 6 चला गया, 0 चला गया, ये रह गया -1। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना आएगा? -1 आएगा। वापिस समझ लें, जब भी किसी एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालने को कहे हमेशा वो अष्टक नियम की पालना करेगा। 2 4 6 और 2 8।
सबसे पहले आप उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन लिखोगे, माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, माइनस जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दो, उसको किससे गुना कर दोगे, हाफ से, तो आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा और आपका आंसर क्या रहेगा, माइनस। अगला क्वेश्चन, I3+ और PCl4+ में हमें संकरण बताना है। अब आप सबको पता है आयोडीन, आयोडीन की बैलेंस सेल में हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस का मतलब एक चला गया तो यहां 6 रह जाएंगे। एक आयोडीन ये जुड़ा और एक आयोडीन ये जुड़ा, क्योंकि आयोडीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर आप देखेंगे एक और एक 2, मतलब 2 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद और 2 जोड़ी लॉन पेयर, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4। 4 का मतलब यहां पर संकरण कौन सा होगा, sp3, तो आंसर या तो ये होगा या आंसर ये होगा। PCl4+, फास्फोरस की बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 4 रह गए, 4 में हर क्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो दिख रहा है यहां पर सिग्मा बंदों की संख्या 4 है, तो स्टेरिक नंबर जो रहेगा वो 4 रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। किसका डाइपोल मूवमेंट 0 है, BeCl2 अणु रेखीय है, इसका डाइपोल मूवमेंट 0। मैंने बताया था कि अगर अणु सममित है तो उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। जीनॉन डाइफ्लोराइड जैसे अणु एक्सेप्शनल्स है, जीनॉन डाइफ्लोराइड जैसे अणु, इनमें लॉन पेयर होने के बावजूद भी इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि जो नेट डाइपोल मूवमेंट है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरीके से जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का भी जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 हो जाता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को, केंद्रीय परमाणु से लॉन पेयर, केंद्रीय परमाणु से लॉन पेयर, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो डाइपोल होगा वो इस डाइपोल को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा, 0। किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, एक्सेप्शनल एग्जांपल है। डाइपोल मोमेंट जो म्यू निकालते हैं वो होता है Q/D। वैसे तो फ्लोरीन की विद्युत सबसे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना चाहिए, तो चार्ज यहीं सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मैथिल क्लोराइड में, मतलब जो ये एल्किल हैलाइड है, एक्सेप्शनली मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड, इनमें सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट है वो मैथिल फ्लोराइड का होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ज्यादा है तो यहाँ चार्ज ज्यादा आएगा। लेकिन मैथिल क्लोराइड के अंदर क्या होता है, क्लोरीन की विद्युत कम तो है लेकिन चार्ज तो यहाँ कम आता है, लेकिन कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और मैथिल आयोडाइड में डाइपोल मूवमेंट मैथिल फ्लोराइड का ज्यादा ना होकर बल्कि किसका होता है, मैथिल क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड्स होते हैं उसके अंदर आप सबको पता है लॉन पेयर कौन सी पोजीशन पर आप रखते हो, तो लॉन पेयर हम सबको पता है इस वाली पोजीशन पर रखे जाते हैं, लॉन पेयर यहां रखे जाते हैं। पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था कि लॉन पेयर्स को यहीं तो आप रखते हो, ये वाली पोजीशन पर रखते हो, तो उसने आपसे पूछा क्या आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं, तो इनको इक्वेटोरियल पोजीशन ही कहा जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। नायोबियम, नायोबियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, यारी जरा निभा, और जो नायोबियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 41 है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये कौन से आवर्त का तत्व है, तो देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36 नंबर का है, इसका मतलब जैसे ही 36 नंबर वाला तत्व, मतलब 36 नंबर तक के जो तत्व हैं वो सबकी सब चौथे आवर्त में आते हैं। नायोबियम जो है वो 5वें आवर्त में आएगा, और 5वें आवर्त में आप सबको पता है S ब्लॉक के तत्व होते हैं, D ब्लॉक के तत्व होते हैं और P ब्लॉक के तत्व होते हैं। 5वें आवर्त के तत्व में जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना होता है तो सबसे पहले वो 5s में जाता है, फिर 4d में और देन 5p में। अब हमें नायोबियम से पहले जो अक्रिय गैस है वो लिख देंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ये लिख दी क्रिप्टॉन, यहां तक 36 पर। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s2 में, 36 और 2 38, और फिर 3 38 और 3 41,
ये होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहां 4d3 का हो जाता है 4d4 और 5s2 का हो जाता है 5s। मेरे हिसाब से शायद ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रेड में लास्ट ईयर आया था। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है, इसीलिए जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो आता है क्लोरीन, फिर उससे कम बॉन्ड एनर्जी होती है ब्रोमीन की, उससे कम बॉन्ड एनर्जी होती है फ्लोरीन की, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, आयोडीन की। तो यहां पूछा गया सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, Cl2 की। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, ये क्वेश्चन आज फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। आप पेपर जब देखेंगे कि वो कौन सा कक्षक है जिनकी पॉलियां XY तल में होती है, तो आप सबको पता है वो कक्षक कौन सा है, dx²y², कि इसके अंदर जो हम लोब्स बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, x और y प्लेन में बनाते हैं। तो इस आज आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, चलो कम से कम एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया। वैसे तो अगर आप बुकलेट्स को और किताबों को देखेंगे और नोट्सों को देखेंगे फर्स्ट ग्रेड वाले, तो वो तो सारा पेपर ही कॉपी में से था। खैर, तो वो कक्षक कौन सा है जिसकी पॉलियां XY तल में है, ये क्वेश्चन आया था आज, तो आंसर था dx²y²। देखें आज का जो पेपर है उससे एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमें राजस्थान बोर्ड की बुकों को विशेष रूप से फोकस करना है। जब भी हमारे पास टाइम हो तो हल्का हल्का उनको भी अपने नोट्सों को सामने रखते हुए रखना है। थोड़ा मैं भी अब पेपर के अंदर सुधार करूंगा, आज के पेपर को देखते हुए कोशिश ये करूंगा कि राजस्थान बोर्ड की बुक से ही पूरा पेपर बनाऊं। आज के लिए इतना, थैंक यू। फिजिक्स की क्लास कल लग रही है।